सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, तो फिर अब हम बात करते हैं चैप्टर 5 में पी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से। इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का आपको पता होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे पास अक्सर एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी कुछ डेफिनेशंस और कुछ साइंटिफिक रीजंस आ जाते हैं। साइंटिफिक रीजंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आपको उसको समझना चाहिए। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है कौन से? बेसिकली ये अगर हमारे पास पीरियोडिक टेबल की शक्ल है तो ये एस ब्लॉक, ये बी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये नीचे वाले एफ ब्लॉक्स होते हैं। तो ये बेसिकली ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट, और यही ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास कहलाते हैं। ठीक है, तो इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर बात करें तो सबसे पहला है बेटा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या? एटॉमिक साइज अगर इनका देखा जाए पीरियोडिक टेबल में बेटा, जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे एलिमेंट्स होते हैं उनका एटॉमिक साइज सबसे लार्जेस्ट होता है, और जैसे जैसे हम राइट की तरफ बढ़ते चले जाते हैं उनका एटॉमिक साइज कम होता चला जाता है। यानी कि एक्सट्रीम लेफ्ट पे लार्जेस्ट एटॉमिक साइज होगा और एक्सट्रीम राइट पर स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज होगा। ये बात आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ी होगी। चूंकि डी ब्लॉक एलिमेंट इन दोनों के सेंटर में है, यानी कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के सेंटर में, तो ये इनका एटॉमिक साइज कैसा होगा? मॉडरेट होगा। यानी कि ना बहुत ज्यादा साइज इनका बड़ा होगा ना बहुत ज्यादा साइज इनका छोटा होगा, मॉडरेट साइज होगा इनका। आगे चलते हैं बेटा। आगे अगर इसकी बात की जाए तो अगली हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसेस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? कम से कम वो एनर्जी जो एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए होती है। किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे क्या कहते हैं? हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक एटम है सोडियम का, फॉर एग्जांपल इसके आखिरी शेल में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है। इसके पहले शेल की एनर्जी है 20, दूसरे की है 40, तीसरे की है 60। तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होगी? 60। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस एटम को कहीं से 20 की एनर्जी और प्रोवाइड करूं, कहीं से भी लाके XYZ कहीं से भी दे दूं, जब मैं इसको मजीद 20 की एनर्जी दूंगा तो इस इलेक्ट्रॉन को, जो कि 20 की एनर्जी जब ये गेन कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन जब 20 की एनर्जी गेन कर लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन अब आगे बाहर तो कहीं शेल और मजीद नजर नहीं आ रहे, ऐसे ही है ना, बाहर शेल्स तो अब मजीद आगे नहीं है। तो अब जब इसको मैं मजीद 20 की एनर्जी दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन एटम में से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एटम में से बाहर निकल जाएगा, और अब मैंने जो इसको 20 की एनर्जी देकर बाहर निकाला है, इस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल की अगर बात की जाए तो पीरियोडिक टेबल में जितना लेफ्ट पर रहोगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल उतना लो होगा, और जितना राइट पर जाओगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल उतना हाई हो जाएगा। ठीक है, और अब ये सेंटर में तो इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल एस ब्लॉक के मुकाबले में ज्यादा होगा और पी ब्लॉक के मुकाबले में कम होगा। अच्छा, जितना आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा ना, रिएक्शन उतना ही मुश्किल हो जाएगा किसी भी चीज का। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन चूंकि लूज करना मुश्किल हो जाएगा किसी भी मेटल का, तो इसीलिए मोस्ट रिएक्टिव मेटल हमारे पास एस ब्लॉक वाले होते हैं। ये मोस्ट रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम है, तो बहुत कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल जाता है बॉन्ड बनाने के लिए। और ये थोड़े से लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक मेटल। क्यों? क्योंकि इनको बॉन्ड बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब मैं इनको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तब इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकलेगा। दैट्स व्हाई दे आर लेस रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि इनकी आईपी वैल्यू एस ब्लॉक मेटल के मुकाबले में ज्यादा होती है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं हायर IP देन एस ब्लॉक और लोअर देन पी ब्लॉक। पी ब्लॉक से कम और एस ब्लॉक से ज्यादा होती है। इसके बाद जो हमारे पास मजीद कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इन मेटल्स का कंपेयर कर रहा हूं मैं इनको एस ब्लॉक एलिमेंट के मेटल से। कंपैरेटिवली हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। अब रीजन क्या है इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होने का? रीजन क्या है? रीजन ये है इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होने का, क्योंकि इनका जो एटॉमिक साइज होता है ना वो एस ब्लॉक के मुकाबले में छोटा होता है।
अब जितना साइज छोटा होता है ना, उतना ही न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स जो शेल के होते हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, क्योंकि जितना दूर होंगे उतनी अट्रैक्शन कम होगी। सिंपल सी बात है, अगर दो मैग्नेट्स हैं वो इतने फासले पे रखे हैं तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, लेकिन अगर मैं उनको इतने फासले पर ले आऊं तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर मैं यहां रखता हूं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी लेकिन कम होगी, लेकिन अगर यही पॉजिटिव और नेगेटिव में इतना करीब ले आऊं तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो यही वजह है कि चूंकि इन एटम्स का, इन मेटल्स का एटॉमिक साइज बड़ा होता है तो इनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होती है और जिसकी वजह से इनको मेल्ट करना या बॉयल करना आसान होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। लेकिन इनका साइज चूंकि छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के करीब निस्बतन ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा करीब होने की वजह से ज्यादा अट्रैक्शन भी होती है, ज्यादा अट्रैक्शन होती है तो उनको मेल्ट करना या बॉयल करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चौथी कैरेक्टरिस्टिक देखें इनकी, तो चौथी कैरेक्टरिस्टिक है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब यह है कि हम अक्सर देखते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनकी एक चार्ज की वैल्यू नहीं होती, यानी कि वो Fe+2 भी होते हैं, वो Fe+3 भी होते हैं, सही है, Cu+1 भी है, Cu+2 भी होता है। अब लेकिन अगर मैं बात करूं S ब्लॉक की, तो S ब्लॉक में फिक्स होता है, अगर सोडियम +1 है तो मरते दम तक, जब तक दुनिया कायम है तब तक सोडियम +1 ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। मैग्नीशियम अगर +2 है तो जब तक दुनिया कायम है वो +2 ही रहना, उसको चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये चेंज होते रहते हैं। तो अब मसला क्या है कि ये तो वेरिएबल आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अब ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्यों है, इस चीज को समझना है। देखिए बेटा, ऐसा इसलिए होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं किसी ट्रांजिशन एलिमेंट की, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एलिमेंट हो जिसका एटॉमिक नंबर है फॉर एग्जांपल लेट्स से 27, ठीक है, मैं 27 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं। 27 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p के बाद 3d नहीं आएगा, 4s आएगा, 4s2 कितने हुए 10 20 और 3d 7, ठीक है। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब जरा यहां देखिए होता असल में कुछ ये है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह बता रहा हूं। ये जो s ऑर्बिटल है और ये जो d ऑर्बिटल है, असल में इन दोनों ऑर्बिटल्स s ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल, अब यहां पर एक कंफ्यूजन और आ जाएगी, इसको मैं क्लियर करने के लिए इसका डायग्राम का इस्तेमाल थोड़ा सा कर लेता हूं ताकि आपको मैं बेहतर अंदाज में समझा सकूं। देखिए, ये मान लीजिए मेरे पास ये एटम है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई। अच्छा, जब मैं कह रहा हूं, हम ये कहते हैं ना कि किसी एटम में जो शेल और शेल के बाद ऑर्बिट और फिर ऑर्बिटल होता है, सही, शेल होता है, ऑर्बिट होता है, ऑर्बिटल होता है, यानी कि मिसाल के तौर पे ये न्यूक्लियस है, ये शेल है, सही है, इस शेल में एक कहीं ऑर्बिट होगा, फिर उस ऑर्बिट में ऑर्बिटल होगा। ये ऐसे ही है जैसे मिसाल के तौर पे भाई कि आप रहते हैं कराची में, ठीक है, आप रहते हैं कराची में, कराची का एक मोहल्ला है फॉर एग्जांपल वाटर बम, तो आप कराची के मोहल्ले वाटर बम में रहते हैं, वाटर बम में भी कहीं ना कहीं घर होगा ना, ऐसा तो नहीं कि पूरे वाटर बम में रहने जाके। तो ये इसी तरीके से ये एग्जांपल आपको दी है कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन की बात करते हैं तो हम शेल बताते हैं, शेल समझ लें शहर का नाम है, शेल के बाद हम उस एरिया का नाम बताते हैं कि उस शहर के किस एरिया में रह रहे हैं, तो हमने कहा कि भाई वाटर बम, तो वो ऑर्बिट हो गया। और फिर जब ऑर्बिट के बाद हम ऑर्बिटल कहते हैं तो फिर हम बता रहे होते हैं उसको एग्जैक्टली उस घर का पता, जिस उस मोहल्ले के उस घर का पता जिसमें इलेक्ट्रॉन है। तो ये चीज है। अच्छा, जब हम बॉन्डिंग की बात करते हैं तो बॉन्डिंग होती है घर से, ठीक है ना, यानी कि हम बॉन्डिंग के वक्त बात कर रहे होते हैं ऑर्बिटल की, उस वक्त ना बात शहर की हो रही होती है, उस वक्त बात ना मोहल्ले की हो रही होती है, उस वक्त बात सिर्फ घर की हो रही होती है। तो अब देखिए होता क्या है कि भाई ये 4 शेल वाला एक एटम है आपके पास, ठीक है, ये 4 शेल वाला एटम है, ये न्यूक्लियस, पहले शेल, दूसरा शेल, तीसरा, ठीक है। तो यहां पर है ये फॉर एग्जांपल 3d ऑर्बिटल है, ये 3d ऑर्बिट है, 3d ऑर्बिट है, और इस 3d ऑर्बिट के अंदर 5 ऑर्बिटल और है, d ऑर्बिटल्स जिसे हम कहते हैं, और ये चौथे का 4 का s ऑर्बिट है,
4 का ये s, ये ऑर्बिट है, और ये 3d का ऑर्बिट है, ऑर्बिटल नहीं है, याद रखिएगा ऑर्बिट है, ठीक है। तो अब इस 4 के s ऑर्बिट में और 3 के d ऑर्बिट में असल में एनर्जी का डिफरेंस होता है बहुत कम, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो यहां पर होते हैं और यहां पर होते हैं, इनमें एनर्जी का डिफरेंस होता है कम। इस कम एनर्जी के डिफरेंस की वजह से d ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल दोनों ही बॉन्डिंग में हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं, यानी कि दोनों ही अनपेयर होने लग जाते हैं, और अनपेयर होने की वजह से दोनों ही बॉन्डिंग में हिस्सा लेने लगते हैं। वो बॉन्डिंग आयोनिक भी हो सकती है, बॉन्डिंग कोवेलेंट भी हो सकती है। तो इसी वजह से अब चूंकि दोनों ही हिस्सा ले रहे हैं ऑर्बिट, तो इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एस ब्लॉक में क्यों नहीं आती? क्योंकि एस ब्लॉक में जो एनर्जी डिफरेंसेस होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा होते हैं, और नीचे वाले ऑर्बिट ऊपर वाले ऑर्बिट के साथ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, उनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यहां पर एनर्जी डिफरेंस बहुत कम हो जाता है, इसकी वजह से दोनों ऑर्बिट्स जो है वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं, दोनों शेल्स बॉन्डिंग में हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं। अब जितने ज्यादा ऑर्बिट होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, उतने ही ज्यादा चांसेस क्रिएट हो जाएंगे इस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की। मेरे ख्याल से आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर हो गई होगी कि रीजन इसका क्या है, क्यों होता है, क्योंकि दोनों ऑर्बिट्स अलग अलग यहां पर होते हैं, मतलब दोनों ऑर्बिट्स की जो एनर्जी का डिफरेंस होता है बहुत कम होता है, ये बेसिक रीजन है। तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेते हैं, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू लेस लिख देते हैं, लीस्ट लिख देते हैं, ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस के कम होने की वजह से ये होता है। अब मैं बोर्ड को थोड़ा सा रब कर रहा हूं ताकि मैं मजीद आपको चीजें समझा सकूं इसी के हवाले से। अच्छा, ये अगली बात हम कर लेते हैं नॉन स्टेक्योमेट्री। अब ये नॉन स्टेक्योमेट्री क्या है? बेसिकली नॉन स्टेक्योमेट्री वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से ही लिंक करते हैं। मतलब कहने का ये है कि मिसाल के तौर पर मैं कंपाउंड बनाना चाह रहा हूँ निकल हाइड्राइड, ठीक है। अब निकल हाइड्राइड का इशू क्या है कि मैंने एक निकल का मेटल लिया और उस निकल के मेटल में मैंने हाइड्रोजन गैस को पास किया। अब निकल की उस एटम मतलब सैंपल पर जब मैंने हाइड्रोजन गैस को पास किया तो ये हुआ, ये हुआ। अब निकल के इतने सारे ये कंपाउंड्स बन गए। यहां पर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट आया Na+1, यहां पर आया Na+2, यहां पर है Na+4 और यहां पर आ गया Na+6। अब ये चीज समझ से बालतर हो गई कि यार इतने सारे कंपाउंड बन गए। देखो स्टेक्योमेट्री के लिए क्या है, स्टेक्योमेट्री जो आपने फर्स्ट ईयर में भी की थी, फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 में स्टेक्योमेट्री के न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे, तो वहां पर क्या था कि हम फॉर्मूला की मदद से कैलकुलेट करते थे किसी भी रिएक्शन के दौरान कि यार अगर हम इतना रिएक्टेंट लेंगे तो इतना प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो जाएगा, या अगर इतना प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है तो हमें इतने रिएक्टेंट की जरूरत होगी। अब मसला यहां पर क्या है? मसला यह है कि मैंने यहां पर निकल और हाइड्रोजन को मिलाया, मैंने यहां पर निकल और हाइड्रोजन को मिला दिया, लेकिन निकल और हाइड्रोजन को मिलाने के बाद मैंने हासिल क्या किया? मैंने 4 अलग अलग चीजें हासिल कर ली। जब मैंने निकल और हाइड्रोजन को मिलाने के बाद 4 अलग अलग चीजें हासिल कर ली, तो मैं एग्जैक्टली कैसे कह सकता हूं कि कौन सी चीज कितनी बनी? ये तो हम तब कह सकते हैं कि भाई मिसाल के तौर पर मैं कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा हूं, चलो भाई समझ में आ गया, इतना लूंगा इतना बनेगा, उतना बनेगा तो इतना ले रहा हूंगा, इस तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन यहां तो 4 चीजें बन गई। अब मैं कैसे बताऊं कि यार मैंने अगर मिसाल के तौर पे 200 ग्राम ये ले लिया, 200 ग्राम ये ले लिया, तो मुझे क्या पता ये कितना बना, ये कितना बना, ये कितना बना, ये कितना बना, पता ही नहीं सकता मैं तो। ये है नॉन स्टेक्योमेट्रिकल बिहेवियर, और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, दैट इज व्हाई ये
एटम्स जो है वो फिक्स रेशियो में आपके सामने कभी भी नहीं आते। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास अगली जो हेडिंग है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अच्छा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से क्या मतलब है, यहाँ पर क्या मुराद है? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से मुराद ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर सलाहियत होती है बहुत सारे बॉन्ड्स बनाकर बहुत कॉम्प्लेक्स सा कंपाउंड बनाने की। जैसे कि मैं अगर कहूं आपसे कि एक कंपाउंड है K3FeCN6, इसे कहते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरीसाइनाइड, इसका कॉमन नेम है पोटेशियम फेरीसाइनाइड। और अगर इसके IUPAC नेम की बात करें तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3, इसका IUPAC नेम। इसमें क्या है, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट 6 साइनाइड के CN के मॉलिक्यूल्स के साथ, 6 साइनाइड के मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़कर, 6 साइनाइड के मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़कर कुछ इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स यहाँ क्यों बनता है, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही कॉम्प्लेक्स को क्यों बनाते हैं? क्यों कॉम्प्लेक्स को जो है वो हमारे पास S ब्लॉक या P ब्लॉक नहीं बनाता, क्यों नहीं बनाता? तो S ब्लॉक और P ब्लॉक कॉम्प्लेक्स इसलिए नहीं बनाते बेटा क्योंकि उनके पास अवेलेबल ऑर्बिटल्स नहीं होते कि वो बॉन्डिंग कर सके। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास अवेलेबल खाली ऑर्बिटल्स होते हैं। यानी कि अगर मैं D की बात करूं तो D के अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं, D के अंदर 5 घर होते हैं, हर घर में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। हो सकता है किसी D में 2 घर में इलेक्ट्रॉन हो, 3 खाली हो सकता है किसी में 3 में घर हो इलेक्ट्रॉन हो, 2 खाली हो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के खाली होने की जो मतलब ऑर्बिटल के खाली होने की गुंजाइश है वो ज्यादा होती है। अब इस खाली होने की वजह से जब ऑर्बिटल खाली होता है तो इनके पास जगह होती है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि आयरन के एटम के पास अगर इस तरह की कंडीशन है तो आयरन चाहता है कि भाई उसका जो है वो ये ऑर्बिटल्स भरे रहे। सही है ना? मतलब अगर कोई दुकानदार है तो वो दुकानदार ये चाहता है कि उसका मतलब सामान है, उसकी दुकान चलती रहे और उसका जो स्टोर है, वेयर हाउस है, वो भरा रहे सामान से हर वक्त, ताकि उसको कभी भी सामान की किल्लत ना हो। वो हर वक्त सामान उसका एक बिके, वो दूसरा सामान दुकान पे रख दे। ये ऐसे ही है। तो ये आयरन चाह रहा है कि भाई उसके ये जो ऑर्बिटल्स है ये भरे रहे। अब उन ऑर्बिटल्स को भरने के लिए वो कोई भी काम कर सकता है, कोई भी बॉन्डिंग कर सकता है, किसी से भी बॉन्डिंग कर सकता है। इस वजह से आयरन का जो ये हमारे पास आप देख रहे हैं पोटेशियम, ये आयरन ने यहाँ पर 6 बॉन्ड जो बनाए हैं, मतलब चारों तरफ से आयरन सराउंड हो गया। 6 साइनाइड के मॉलिक्यूल्स के साथ इसने बॉन्ड जो बनाया तो वो इसीलिए बना लिया क्योंकि इसको जरूरत थी बॉन्ड बनाने की। आगे चलते हैं, मजीद इसको देख लेते हैं। ये मैं रब कर रहा हूं। अच्छा, इसके बाद नॉन स्टोइकियोमेट्री के बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर या डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है बहुत, मतलब जिसे कहते हैं कि एक्सेसिव अमाउंट में आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिलेगी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर। और उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह क्या है? उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि इनके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन का स्पिन और ये सारी चीजें इनको मैग्नेटिक बना देता है। अगर ये किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं तो दे बिकम पैरामैग्नेटिक और वो मैग्नेट की उस फील्ड से इफेक्ट होने लगता है इनके ऊपर और वो अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की है वो कैटालिटिकल प्रॉपर्टी है। और कैटालिटिकल प्रॉपर्टी जो ये है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, कैटालिटिकल प्रॉपर्टी से मुराद ये कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सलाहियत होती है। हमने देखा है बहुत सारे रिएक्शंस में या तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इटसेल्फ या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आपने चैप्टर 4 में देखा है कि कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है V2O5।
तो ये वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो कंपाउंड है ये क्या है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट कंपाउंड है, वेनेडियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है। इसी तरीके से जो हमारे पास अमोनिया का प्रोसेस होता है उसके अंदर Fe2O3 होता है कैटलिस्ट, तो वहां पर ट्रांजिशन एलिमेंट है। हर जगह ट्रांजिशन एलिमेंट एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि इनके पास सरफेस एरिया अवेलेबल होता है। तो ये सबसे पहले एक तो गैस को सरफेस प्रोवाइड करते हैं कि ये उनके अंदर आकर एब्जॉर्ब हो सके, क्योंकि इनका जो साइज होता है निस्बतन वो इतना मतलब छोटा होता है कि उसको पास नहीं होने देती गैस के एटम्स को अपने अंदर से। यही बात अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो एस ब्लॉक एलिमेंट का साइज बड़ा होता है कि उसकी वजह से गैस उसमें से पास आसानी से हो जाती है। तो ये गैसेज एक तो इसमें ट्रैप होने लगती हैं, दूसरा सरफेस एरिया के साथ साथ चूंकि इनकी रिएक्टिविटी बड़ी अच्छी होती है, इस रिएक्टिविटी की वजह से हाई टेम्परेचर बेयरिंग की वजह से, हाई डेंसिटीज की वजह से ये अच्छी कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज भी हमारे पास शो कर रहे होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन सब चीजों को नोट कर लें, फिर आगे चल रहे हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पेपर के हवाले से ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हमारे पास आती है और हमें पता भी होनी चाहिए, वो है कलर फॉर्मेशन। ये बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा। मैं पहले थोड़ा सा बोर्ड रब कर देता हूं ताकि आपको ये चीज बेहतर अंदाज में समझा सकूं। ये जो कलर फॉर्मेशन है इसको हम देख लेते हैं कि क्यों, क्या, किस तरीके से होता है। अच्छा, कलर फॉर्मेशन को हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी कहते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दोनों नामों से बुलाया जाता है, इसलिए जरा सा याद रखिए। अच्छा देखिए, होता क्या है, हमने ये देखा है कि भाई बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड ना कलर्ड होते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, निकल सल्फेट ग्रीन कलर का है, फेरिक क्लोराइड ब्राउन कलर का होता है, फेरस सल्फेट फेरस क्लोराइड ग्रीन कलर का होता है। तो हर कंपाउंड की जो है वो कुछ कलर्स हैं, कोबाल्ट क्लोराइड डार्क ग्रीन, इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनके कलर्स हैं। तो ये ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं, ऐसा क्या है कि इनके कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं। तो इसका रीजन देखना है कि इनके कंपाउंड असल में कलर्ड होते क्यों, और एस ब्लॉक या पी ब्लॉक के कंपाउंड्स इस तरह से कलर्ड क्यों नहीं होते, रीजन समझते हैं। देखिए असल में ये होता है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं वो ठीक है। तो अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कलर फॉर्मेशन होता क्या है, देखिए जब एटम हमारे पास बॉन्डिंग की सूरत में होते हैं, यानी कि जब हमारे पास बॉन्ड बन रहे होते हैं, जब बॉन्डिंग हमारे पास हो रही होती है। अच्छा, मैं किसकी बॉन्डिंग की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक ट्रांजिशन एलिमेंट और लिगेंड की बॉन्डिंग की। मैं एक मिसाल ले लेता हूं। अभी मैंने आप लोगों को पिछले केस में भी एक एग्जांपल दी थी जिसमें आयरन ने साइनाइड के साथ बॉन्डिंग की हुई थी। ठीक है, आयरन ने साइनाइड के साथ बॉन्डिंग की हुई थी, तो उसकी मैं बात कर रहा हूं कि ये यहां पर क्या होता है। देखिए, जब आयरन के साथ साइनाइड के कुछ 6 मॉलिक्यूल्स इस तरीके से बॉन्ड करते हैं, तो इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, ठीक है ना। तो साइनाइड के चारों तरफ से एटम्स ने इसको, मॉलिक्यूल्स ने इसको घेर लिया। अब होता क्या है कि ये जो बॉन्डिंग इनके दरमियान हो गई, इस बॉन्डिंग की वजह से आयरन के जो एटम है, उस आयरन के एटम यहाँ पर ये बॉन्डिंग हो गई इनके दरमियान। अच्छा, अब इस बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, ये पहले तो ये जो बॉन्ड है ना इनके दरमियान, यानी आयरन और साइनाइड के दरमियान, ये बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक समझ लीजिए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, यानी कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्ड बना हुआ है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वाला बॉन्ड होता है ये, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है ये, तो इस वजह से क्या होता है कि इस आयरन के अतराफ में, यहाँ पे इस आयरन के चारों तरफ इस जगह पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की फील्ड क्रिएट होती है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की फील्ड क्रिएट हो जाती है इसके चारों तरफ सराउंडिंग में। इस फील्ड की वजह से जो मामला, जो भी कलर का मामला होता है, वो असल में इस फील्ड की वजह से होता है, ठीक है। अब क्यों, देखिए ये फील्ड क्रिएट हो गई एटम के चारों तरफ, ठीक है ना। ये फील्ड एटम के
चारों तरफ क्रिएट हो गई। तो चारों तरफ ये फील्ड क्रिएट होने के बाद क्या होगा, ये फील्ड जो आयरन के अंदर डी ब्लॉक मौजूद है ना, उस डी ऑर्बिट को डिस्टर्ब करना शुरू कर देगी। यानी कि डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं आयरन के अंदर, कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल्स हैं डी के आयरन के अंदर। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डी ऑर्बिट को डिस्टर्ब करना शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन आता है यहां पर कि सर वाई ओनली डी ऑर्बिटल, नॉट एस नॉट पी, वाई एस ऑर्बिटल को ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों डिस्टर्ब नहीं कर रही, पी ऑर्बिटल को ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्टर्ब क्यों नहीं कर रही। ये अगर डिस्टर्ब कर रही है तो सिर्फ डी को ही कर रही है, क्यों, या अगर डिस्टर्ब करेगी तो एफ को डिस्टर्ब करेगी, एफ को भी करती है लेकिन इसमें एफ नहीं है तो इसकी एफ की बात नहीं करें, तो डी को कर रही है और एफ को कर रही है। व्हाई नॉट एस एंड पी। असल में बेटा एस और पी का जो एनर्जी लेवल होता है ना, वो एनर्जी लेवल कंपैटिबल ही नहीं होता इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डिस्टर्बेंस की। यानी कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपने कंपैटिबल लोगों से ही जो है वो उनको ही डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हो, कहते हैं ना कि मुकाबला बराबरी का। तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो यहाँ क्रिएट होती है वो सिर्फ डी और एफ पे इफेक्ट करती है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। अदरवाइज इसकी जो 2 रीजंस हैं, 2 रीजंस थोड़े से साइंटिफिक और ज्योमेट्रिकल है। कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स ऐसे होते हैं क्योंकि डी का शेप और एफ का शेप बहुत अलग होता है, एस और पी का शेप बहुत अलग होता है। शेप के और एक्सिस और एंगल्स के मामलात की वजह से इसका इफेक्ट, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इफेक्ट सिर्फ डी और एफ ऑर्बिटल्स पर ही होता है, एस और पी पे अवलीन तो होता नहीं, और अगर कभी अगर शाज़ो नादिर हो रहा हो तो बहुत ऐसा माइन्यूट होता है कि आप उसको फील भी नहीं कर सकते, इतना माइन्यूट होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस ऑर्बिट में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है तो इस ऑर्बिट में ना वो कहते हैं ना कि दंगे फसाद होना शुरू हो जाते हैं इस ऑर्बिट के अंदर। इस ऑर्बिट के अंदर जो है ना फड्डे फसाद होना शुरू हो जाते हैं, लोग आपस में समझ लो एक दूसरे से दूर होने लग जाते हैं, एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। इसके नतीजे में क्या होता है, इन 5 में से जो 3 होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, और जो होते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये इन दोनों के दरमियान जो है ना समझ लो फड्डा हो जाता है, और इस फड्डे के नतीजे में ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये वाले ऑर्बिटल आ जाते हैं लो एनर्जी के ऊपर और ये वाले आ जाते हैं निस्बतन हाई एनर्जी पर। पहले एनर्जी डिफरेंस तो इनके अंदर था, शुरू से ही था एनर्जी डिफरेंस इनके अंदर था, लेकिन तब तक इन तमाम के एनर्जी डिफरेंस को संभाले हुए रखा हुआ था डी ऑर्बिट ने अपने अंदर। अब क्या हुआ, ये उस डी ऑर्बिट की कैद से आजाद हो गए। अब ये 3 आ गए हैं अलग और वो 2 चले गए हैं अलग। ये 3 अब लो एनर्जी स्टेट पर आ चुके हैं और वो 2 हाई एनर्जी स्टेट पर जा चुके हैं। कोई फिर कंफ्यूज हो रहा हो कि सर जिस सीक्वेंस में आपने लिखा है हमने यही पढ़ा है कि ये कम एनर्जी होगी, इसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा, उससे ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा। नहीं बेटा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर एक ऑर्बिट है ना, एक ऑर्बिट में जितने ऑर्बिटल्स हैं उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी तकरीबन एक दूसरे के बहुत करीब करीब होती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। यानी अगर मैं इस ऑर्बिट की एनर्जी कह रहा हूं 102 फॉर एग्जांपल, मैंने इस ऑर्बिट की एनर्जी कही 102, तो इसकी होगी 102.1, 102.2, 102.3, 102.4, 102.5, इस तरीके से करीब करीब एनर्जी होती है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। लेकिन अब क्या हुआ कि जब ये दंगे फसाद हुए, ये दोनों अलग हुए, तो अब क्या हुआ, अब ये आ गए लो एनर्जी स्टेट पर और ये आ गए हाई एनर्जी स्टेट पर। अच्छा, अब लो का क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये 102 पर है तो ये 104 पर है। डिफरेंस अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन है, अब कंसिडरेबल डिफरेंस है। अच्छा, अब क्या होगा, अब अगर ऐसे एटम में जिसमें इस तरह का मामला हो चुका है, ठीक है ना,
इसमें इस तरह का मामला हो चुका है। क्यों हुआ ये मामला, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। देखो भाई, हुआ ये कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, खाली ऑर्बिटल्स रखता है, वो चाहता है कि वो बॉन्ड बनाए। उसको साइनाइड के मॉलिक्यूल्स मिले जिसने उसकी मदद की, उसने बॉन्ड बना दिए। बॉन्ड बनाने के नतीजे में बॉन्ड कैसा बना, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बॉन्ड बना। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की फील्ड की वजह से जो पूरे मॉलिक्यूल में क्रिएट हुई, उसकी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट का डी ऑर्बिटल डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। कैसे डिस्टर्ब हुआ, उसके 5 में से 3 ऑर्बिटल्स लो एनर्जी पर आ गए और 2 ऑर्बिटल्स हाई एनर्जी पर चले गए। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि भाई अब चले 5 में से 2 यहां गए। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉन है अभी इस वाले ऑर्बिट में, अब इसको कहीं से विजिबल रेंज की लाइट मिलती है, यानी कि हमारे पास एक एटम था जिसके ऊपर हमने लाइट को हिट किया। फॉर एग्जांपल हमारी जो नॉर्मल लाइट होती है, आपकी ट्यूबलाइट की लाइट, आपके सेवर की लाइट, आपने उस लाइट से उस एलिमेंट को हिट किया। हिट करने की वजह से क्या हुआ कि उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन था, उस इलेक्ट्रॉन पर वो विजिबल रीजन की वेवलेंथ गई। वो विजिबल रीजन की क्या गई, वेवलेंथ। अच्छा, विजिबल रीजन कौन सा विजिबल रीजन, बेटा याद रखिएगा 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक विजिबल रीजन की बात कर रहा हूं मैं। अब थोड़ी सी इसमें फिजिक्स इन्वॉल्व होगी, ठीक है भाई। तो विजिबल रीजन की वेव यहां से इमिट हो रही है, विजिबल रीजन की वेव आ रही है और इस इलेक्ट्रॉन के पास जा रही है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस विजिबल रीजन की वेवलेंथ को एक्सेप्ट करेगा। याद रखिएगा फिजिक्स में आप लोग पढ़ चुके हैं, बेसिकली जो कलर्स हैं वो कलर्स वेवलेंथ्स हैं, वो मुख्तलिफ कलर्स जो हैं वो मुख्तलिफ वेवलेंथ्स हैं। जैसे 400 नैनोमीटर पर वायोलेट कलर है और 700 नैनोमीटर के ऊपर रेड कलर है, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको मिला, इस इलेक्ट्रॉन के मिलने की वजह से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी मिली, ये वेवलेंथ मिली। इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन ने एक पर्टिकुलर अमाउंट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। एक पर्टिकुलर एनर्जी को, वेवलेंथ का मतलब मैं बेसिकली यहाँ पे एनर्जी, तो ये अब क्या होता है भाई, ये एक पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। हमने क्या किया भाई, वेवलेंथ विजिबल पास की, जिसमें ये 400 से 700 रीजन नैनो हमारे पास वेवलेंथ होती हैं। इसने इसको पास किया, पास करने के बाद अब ये हमारे पास क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, जो हमने विजिबल रीजन की वेव्स इसको पास की, उसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन किया लोअर एनर्जी ऑर्बिट जो कि T2G था, T2G से कहां पर, E2G पर। मिसाल के तौर पे इसने 400 से लेकर 680 नैनोमीटर तक की वेव्स को एक्सेप्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन ने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद इसने छोड़ा कितना, 681 से 700 नैनोमीटर। तो जितना इसने छोड़ दिया वो सारी वेवलेंथ इमिट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो ये कलर 700 पर कौन सा कलर है, रेड कलर है ना। तो ये रेड कलर हमें नजर आना शुरू हो जाएगा चारों तरफ, जहां से भी वेव इमिट हो रही होगी। तो इसे ऐसे फॉर्म होता है कलर, ऐसे नजर आता है कलर। जल्दी से इसको समराइज कर लें किस तरीके से, देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी कि कलर फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। ट्रांजिशन एलिमेंट जो हमारे पास होता है वो वेरिएबल वैलेंसीज रखता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, वो चाहता है मल्टीपल बॉन्ड बनाना। मल्टीपल बॉन्ड बनाने की वजह से वो क्या करता है, लिगेंड से बॉन्डिंग करता है। लिगेंड्स वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, ठीक है। तो इसकी वजह से ये बॉन्डिंग कौन सी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग होती है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट करती है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूरे के पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट और इस कंपाउंड के डी ऑर्बिटल को डिस्टर्ब करती है। डी ऑर्बिटल को ये डिस्टर्ब करती है। डी ऑर्बिटल के अंदर, डी ऑर्बिट के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इन 5 ऑर्बिटल्स के को ये डिस्टर्ब करके क्या कर देती है, 2 अलग अलग खानदानों में डिवाइड कर देती है। पहले एक ही खानदान में थे, अब फड्डा हुआ 2 अलग खानदान में चले गए। T2G कुछ गरीब तबके में आ गए और E2G कुछ अमीर तबके में आ गए। इसके बाद क्या हुआ, अब ये जो T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो T2G के इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि वो यहां से निकलकर कहां चले जाएं, E2G में चले जाएं। E2G में जाने के लिए यहां पर एनर्जी कम चाहिए, लेकिन वहां एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो ये E2G में जाएंगे, वरना ये E2G में तो जा नहीं सकते। तो ये इलेक्ट्रॉन्स वहां जाने के लिए क्या करेंगे, विजिबल रीजन से, विजिबल रेंज जो हमारी होती है, लाइट्स जो हमारी जल रही होती हैं, उनसे एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। वहां से एनर्जी इनको कितने वेवलेंथ की मिलेगी, 400 से 700 नैनोमीटर की। अब ये उसको जब उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे, उसमें भी ये सारी वेव एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, 400 से 700 नैनोमीटर पूरी एब्जॉर्ब कर ली
नहीं, उसमें भी ये सारी एब्जॉर्ब नहीं करते, उसमें ये पर्टिकुलर कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं। जो हिस्सा ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो कलर हमें नजर नहीं आता, लेकिन जो ये हिस्सा छोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने 20 की वेवलेंथ छोड़ दी थी, तो हमें वो कलर नजर आना शुरू हो जाता है जो उस वेवलेंथ का कलर होता है। एस और पी ब्लॉक में वो ये जो वेवलेंथ की एब्जॉर्प्शन है ये ज्यादा होती है या कम होती है, ये कलर छोड़ते नहीं है, मतलब ये लाइट्स को इस तरीके से एक्सप्लिट आउट होने नहीं देते, रहने नहीं देते। इसी वजह से ये यहाँ पर कलर जो है वो हमारे पास डी या एफ ग्रुप के ही कंपाउंड्स बनाते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर विजिबल रेंज की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने की और एक पर्टिकुलर विजिबल रेंज की वेव को एब्जॉर्ब ना करने की सलाहियत रखते हैं। जिसे एब्जॉर्ब कर लिया वो कलर नहीं नजर आएगा, जिसे एब्जॉर्ब नहीं किया वो कलर नजर आ जाएगा। होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। इसकी डेफिनेशन के लिए आप नोट्स या बुक से रुजू करें, वहां से देखकर इसे याद कर लें। इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल ही ये टॉपिक पूछा जाता है, आता है, तो इसे याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। कोई सवाल हो तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।